हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास 12 के सिलेबस में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा वाले चैप्टर से। और अलजेब्रा वाले चैप्टर में सबसे पहले आता है आपको मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेई के प्रिपरेशन के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। जेई में आपको हर साल 2 से 3 क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को मिला करके पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चंस हम लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं उसमें भी मैट्रिक्स चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप्स के होते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले 12th क्लास में अलजेब्रा चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रा चैप्टर में जो है सबसे पहले हम लोगों को फर्स्ट बुक में है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, इसको पढ़ेंगे और इसको हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें। मैट्रिक्स जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आव्यूह, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आव्यूह। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिक्स हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आव्यूह। अब देखिए मैट्रिक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, मैट्रिसेस। मैट्रिक्स में हम लोग बेसिक तौर पे आपको बता दें कि मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि संख्याओं, अवयवों या फलनों के सजावट के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कि मैट्रिक्स क्या, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है किसका, किसी नंबर का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी फंक्शन का, इस टाइप के जितने भी चीज़ें हैं उन सब का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, आव्यूह। अब इसको सजाते कैसे हैं, सजाने के लिए कुछ पॉइंट्स है उसको हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो इसके कीवर्ड हैं, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है पंक्ति। देखिए पंक्ति पंक्ति सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद स्तंभ, और पंक्ति और स्तंभ जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बाद आएगा आव्यूह। यानी आव्यूह टोटली डिपेंड है पंक्ति और स्तंभ पे। यानी जो भी हम संख्याओं को, अवयवों को, फलनों को हम सजाएंगे उसको पंक्ति में सजाएंगे या तो स्तंभ में सजाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट को, पंक्ति। देखिए पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो। अब पंक्ति क्या होता है, सभी क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहा जाता है। क्षैतिज रेखा मतलब, क्षैतिज रेखा का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको नियामक ज्यामिति में बताए थे कि नियामक ज्यामिति में एक होता है एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, और ये हो गया आपको वाई अक्ष। ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। अब देखिए एक अक्ष के समानांतर जितनी भी रेखाएं हम लोग इस तरह से खींचते हैं, एक अक्ष के समानांतर जितनी भी रेखाएं इस तरह से हम खींचते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और इन्हीं क्षैतिज रेखाओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। तो वैसी रेखा जो एक अक्ष के समानांतर होगी, एक अक्ष के समानांतर, वैसी रेखा जो एक अक्ष के समानांतर होगी उस रेखा को हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और उन्हीं सभी रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। अब देखिए तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे ये अगर ये पहली लाइन है, आपको यहाँ दिखा दें कि ये फर्स्ट वाली रेखा है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। तो इसका मतलब कि ये पहली क्षैतिज रेखा हो गई, ये दूसरी क्षैतिज रेखा, ये तीसरी और ये चौथी। इस तरह से बहुत सारी क्षैतिज रेखाएं आप इसे बना सकते हैं। अब देखिए इन्हीं सभी क्षैतिज रेखाओं को हमने क्या बताया कि पंक्ति कहते हैं। पंक्ति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रो। और रो में जो पहला लेटर है वो क्या है, आर। इसीलिए हम लोग पंक्ति को सूचित करते हैं आर से, ठीक है। अगर ये पहली वाली पंक्ति है तो इसको लिखेंगे हम लोग R1 से, दूसरी वाली अगर पंक्ति है तो इसको लिखेंगे R2 से, तीसरी वाली पंक्ति है तो इसको लिखेंगे किससे, R3 से। इसी तरह से बढ़ते जाएगा और लास्ट वाला 1600 इसे कर लेंगे। और लास्ट वाला जो पंक्ति हो, इसमें वाली पहली, दूसरी, तीसरी,
पहली, दूसरी, तीसरी हो गई और सो ऑल्सो लास्ट वाली जो पंक्ति होगी उसको हम लोग आर एन से लिखते हैं। आर एन का मतलब होता है क्या? एनवा पंक्ति यानी nth रो, ठीक है। तो ये हम लोग क्लियर हो गया पंक्ति। तो जितने भी क्षैतिज रेखाएं होंगी उनको हम लोग क्या नाम देंगे? पंक्ति देंगे। अब देखिए पंक्ति के बाद यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट वाला R1, यहाँ पे है R1, ये R2, ये R3, डॉट डॉट लास्ट में R। उसके बाद दूसरा पॉइंट स्तंभ। देखिए स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। स्तंभ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉलम। तो स्तंभ का डिफिनेशन क्या है कि सभी उदग रेखाओं को स्तंभ कहते हैं। तो सभी उदग रेखाओं का मतलब क्या होता है? उदग रेखा मतलब कि वो रेखा जो वाई अक्ष के समांतर होगी। जैसे मैं आपको दिखा दें यहाँ पे कि ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। हो गया? ये होता है एक्स और ये होता है वाई। अब देखिए तो वाई अक्ष का मतलब कि ऐसे वाई अक्ष के समानांतर इस तरह से रेखाएं होंगी। तो वाई अक्ष के समानांतर जितनी भी रेखाएं होती हैं उनको बोलते हैं उदग्र रेखाएं। और इन्हीं रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। अब यहाँ से आपको बता दें कि स्तंभ का जो पहला लेटर है, स्तंभ का जो पहला लेटर है वो कि स्तंभ को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलम। और कॉलम का जो पहला लेटर है वो क्या है? सी। सी अगर है तो हम लोग इसको किससे डिनोट करेंगे? सी से, यानी सी से सूचित करेंगे। अगर ये पहला वाला कॉलम है आपको तो इसका मतलब लिखेंगे C1, दूसरे वाले को C2, तीसरे वाले को C3। जैसे आपको यहाँ दिखा दें, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठवां, ये सातवां, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो ये आपका हो गया पहला वाला कॉलम C1, ये हो गया आपका C2, ये हो गया C3, ऐसे डॉट डॉट लास्ट में ये सबसे लास्ट वाला को क्या बोलेंगे? CN। इसका मतलब कि nवां स्तंभ है। ये पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1600 क्या होगा? nवां होगा। तो हम लोग दो चीज़ें समझ गए। पहला क्या कि जितने भी इस तरह की क्षैतिज रेखाएं होंगी उसको बोलेंगे पंक्ति, और जितनी भी इस तरह से उदग्र रेखाएं होंगी उनको क्या बोलेंगे? स्तंभ। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंक्ति और स्तंभ जैसे हम लोग समझ लेते हैं तो आगे हमको मिलता है कि पंक्ति और स्तंभ का यूज़ कहाँ करेंगे? मैट्रिक्स में। सबसे पहले हमारा मेन चैप्टर का नाम ही था मैट्रिक्स। तो हम लोग अब मैट्रिक्स की परिभाषा पढ़ते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स जो है यानी आव्यूह जो है किसी भी संख्याओं का एक ऐसा आयताकार क्रम विन्यास होता है जिनके अवयव पंक्ति तथा स्तंभ में व्यवस्थित हों। इसका मतलब कि आव्यूह क्या होगा? आव्यूह को हम लोग एक आयताकार क्रम विन्यास में लिखेंगे जिसमें जो भी अवयव आएगा उसको हम लोग पंक्ति में तथा स्तंभ में व्यवस्थित करेंगे। जैसे मैं आपको दिखा दें यहाँ पे कि इस तरह का, इसको हम लोग लिखते कैसे इसको बताते हैं आपको। इसको लिखने का तरीका होता है छोटा ब्रैकेट से या तो बड़ा ब्रैकेट से। तो जब भी हम आव्यूह लिखेंगे तो या तो छोटे में या तो बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। आपको जनरली बुक्स वगैरह में बड़ा ब्रैकेट ही मिलता है, तो आप बेसिकली बड़े ब्रैकेट से ही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, अब देखिए यहाँ से हम लोग आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका ये हो गया आपका कोई मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स हो गया, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, और इसके अंदर जैसे मान लिया हम लिख लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया आपका मैट्रिक्स। तो देखिए हमारे अंदर जो भी संख्याएं थी 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो भी हम संख्याएं लिखे हैं वो सब किसके अंदर लिखेंगे? बड़े ब्रैकेट के अंदर। तो जब भी हम किसी भी संख्या को, फलन को या कोई भी अवयव को बड़े ब्रैकेट के अंदर या तो छोटे ब्रैकेट के अंदर अगर हम लिखते हैं सजा करके, किसमें? पंक्ति में या और स्तंभ में, तब उस सजावट को, उस व्यवस्था को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आय ये आव्यूह बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आव्यूह को हम लोग आपको बताया कि हमेशा बड़े कोष्टक में या तो छोटे कोष्टक में लिखेंगे। और इसको इसको सूचित कैसे करते हैं? इसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर सूचित करेंगे। जैसे मैं आपको देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे ए कोई मैट्रिक्स हो गया और ए का अवयव जिसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स हो गया और इसमें ये
ये मैट्रिक्स का चिन्ह हो गया। जैसे इसमें मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। तो ए एक अवयव हो गया। देखिए बड़े अक्षर से लिखे हैं और इसके अंदर ये ब्रैकेट के अंदर क्या क्या लिखे, 1 2 3 4 5 6। तो अवयव की परिभाषा क्या कहता है, किसी भी संख्या या अवयव को यदि हम लोग आयताकार आयताकार क्रम में यानी आयताकार रूप में उसको हम लोग पंक्ति या स्तंभ में सजाते हैं, तब उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो ए है, ए एक अवयव हो गया, इसको हमेशा कैपिटल से लिखेंगे। तो ए एक अवयव है और इसको हम लोग ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जिसका अवयव 1 2 3 4 5 और 6 है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि देखिए ए एक अवयव हो गया और इसके अंदर इस ब्रैकेट के अंदर जो ये अवयव है 1 2 3 4 5 और 6, ये ए का अवयव कहलाएगा। तो इसका मतलब कि ए में आने वाला अवयव कौन कौन हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और उसके बाद 6 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें आपको दिखा दें कि इसमें हम लोग किस तरह से हम लोग पंक्ति स्तंभ दिखाएंगे। देखिए ए एक अवयव है, इसमें ये देखिए अगर इस तरह से एक लाइन खींचा जाए तो एक पंक्ति मिल रही है और ये दूसरी पंक्ति क्षैतिज रेखा खींच लिए। अगर हम बात करें स्तंभ का, तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तो इसका मतलब कि इस अवयव में कितने पंक्ति हैं, 2, 1 और 1 2। और कितने स्तंभ हैं, 1 2 3। तो ये जो अवयव बना वो 2 पंक्ति और 3 स्तंभों को मिला के बना हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे एक बार फिर से दिखा देते हैं। ए बराबर, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे ए बराबर, जैसे यहाँ पे लेते हैं ए बी सी और यहाँ पे क्या हो गया, डी। तो देखिए ए एक अवयव हो गया और इसका अवयव कौन कौन है, ए के अंदर कौन बैठा है, ए बी सी और डी। तो इसका मतलब कि ए और बी देखा जाए तो एक पंक्ति में है और सी और डी एक पंक्ति में। तो इसका मतलब कि ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति। तो इसमें पंक्ति कितनी हो गई, 2। ठीक है। इसमें स्तंभ कितना होगा, 1 और 1 2। इसका मतलब कि ये जो अवयव बना है वो 2 पंक्ति और 2 स्तंभों को मिला के बना हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो इसका मतलब कि ए एक अवयव हो गया जिसका अवयव ए बी सी डी हो गया, जिसमें ए और बी पहले पंक्ति में आ रहे हैं, सी और डी दूसरे पंक्ति में, ए और सी पहले स्तंभ में और बी और डी दूसरे स्तंभ में। तो इसका मतलब कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ को मिला के बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो अवयव क्लियर हो गया। तो अवयव याद रखेंगे, अवयव किसी भी संख्या का एक ऐसा आयताकार क्रम विन्यास होता है जिसके अवयव को हम लोग पंक्ति या स्तंभ में व्यवस्थित करके लिखते हैं। इसको हमेशा बड़े वाले कोष्टक से या तो छोटे कोष्टक में लिखेंगे। इसको सूचित करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से। जैसे देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल है ए बराबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलिए इसमें कितने पंक्ति हो गया, 1 2 2 3 और कितने स्तंभ, 1 2 3। इसका मतलब कि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3। स्तंभ की संख्या कितनी है, 3। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल बी इक्वल टू जैसे है 4 7 5 9, छोटे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो इसमें पंक्ति कितना हो गया, इसमें पंक्ति होगा 2 और इसमें स्तंभ कितना हो गया, 2। ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग जैसे ही अवयव की परिभाषा समझते हैं तो उसके बाद हम लोग अवयव में जो आपको पीछे बता भी दिए कि अवयव के अंदर जो भी ये लिखा रहता है ब्रैकेट के अंदर उसी को अवयव बोलते हैं। उसी का परिभाषा हम लोग आगे देखिए, यहाँ पे है आपका अवयव का अवयव, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अगला पॉइंट है अवयव का अवयव, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए किसी अवयव ए में शामिल सभी अवयव को ए का देखिए क्या दिया, किसी अवयव ए में शामिल सभी अवयव को ही ए का अवयव कहते हैं। इसका मतलब कि जो भी अवयव में अवयव होगा, फलन होगा, उसी को हम लोग उस मैट्रिक्स का, जिस मैट्रिक्स में होगा उस मैट्रिक्स का वो अवयव कहलाएगा। और इसको हम लोग किसे लिखते हैं, ए आई जे से। इसको किसे सूचित कर देंगे, ए आई जे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे। अवयव को हमेशा लिखेंगे ए आई जे से। अभी आगे चल के इसका यूज बताएंगे।
अभी बस आप देखते जाइए कि इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो अवयव को हमेशा किस में लिखेंगे, ए आई जे से लिखा जाता है। ए आई जे का मतलब ये जो होता है ना, ये ए क्या है, ये अवयव हो गया, और ये अवयव किस स्थान पे है वो दिखाता है आई और जे। जिसमें आपको बता दें कि इसमें आई जो है, अगर यहाँ देखा जाए तो आई देखिए ए आई जे में आई जो है पंक्ति को डिनोट करता है, यानी पंक्ति को सूचित करता है, और जे जो है किसको, स्तंभ को। इसका मतलब कि किसी भी आयु के अवयव को हम लोग ए आई जे से दिखाते हैं। तो ए आई जे से दिखाते हैं तो इस तरह से इसको दिखा देते हैं, ए आई जे हो गया। अब इसमें ए आई जे में जो आई है वो पंक्ति को सूचित करेगा, और जे जो है किसको, स्तंभ को सूचित करेगा, और ये जो है आपका अवयव हो गया। तो ये अवयव के पोजीशन को, जो आई और जे है, इस अवयव ए अवयव के पोजीशन को जो है दिखाता है। जैसे मैं आपको अब आगे चल के इसमें मिलेगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, इसको लिखते कैसे हैं। जैसे रिप्रेजेंटेशन जब होगा तो उसमें बताएंगे। तो जैसे आपको यहाँ समझाते हैं पहले, उसके बाद आगे रिप्रेजेंटेशन में आएगा फिर। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई अवयव है, ये अवयव है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से हम लोग अवयव को दिखाएंगे। ये हो गया एक अवयव हो गया, जिसमें अवयव देखिए, जिसे मान लीजिए कि हमको इसमें टू दो पंक्ति, जिसे मान लीजिए हमको दो पंक्ति बनाना है, दो पंक्ति और दो स्तंभ बनाना है। तो दो पंक्ति का मतलब कि यहाँ पे देखिए एक लाइन और ये दो लाइन हो गया। ये इस तरह से देखिए, यहाँ से फिर से बना लेते हैं हम। ये हो गया आपका, ये इस तरह से। अब देखिए, तो हमारे पास दो पंक्ति, एक और एक, दो दो पंक्ति दो स्तंभ का मान लीजिए हम बना रहे हैं। यानी हम जो भी जो है अवयव बना रहे हैं उसमें दो पंक्ति और दो स्तंभ लिखने वाले हैं। तो जब भी हम दो पंक्ति और दो स्तंभ लिखने वाला अवयव बनाएंगे तो सबसे पहले हम अवयव यहाँ लिखते हैं, ए देखिए पहले वाले में हो गया, पहले वाले में पहली पंक्ति दो गो स्तंभ है, यहाँ पे ए और यहाँ पे ए। अब इसका पोजीशन लिखते हैं। अब देखिए ये जो है इसको हम लिखते कैसे हैं, ये ए है, ये भी ए, ये भी ए भी। इसमें देखिए दो पंक्ति दिख रहा है और दो स्तंभ। ए क्या है, अवयव है। अब इस ये अवयव किस स्थान पे, इसका पोजीशन क्या है, इसको दिखाने के लिए हम लोग आपको बताया है कि आई जो है पंक्ति को दिखाएगा और जे किसको, स्तंभ को। तो देखिए ये जो अवयव है वो पहली पंक्ति, देखिए पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में व्यवस्थित है। तो पहले पंक्ति पहला स्तंभ का मतलब क्या हुआ कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ का मतलब कि ये जो अवयव है ये A11 स्थान पे, ऐसे लिखेंगे। देखिए आई जे नीचे लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं अवयव को। तो A11 का मतलब कि ये पहले पंक्ति के पहले स्तंभ पे है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए अब इसका स्थान, इसका नाम क्या देंगे, पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ। तो पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ देना होगा तो इसका मतलब इसको लिखेंगे A1, पहला पंक्ति हो गया, A12 दूसरा स्तंभ, A12 बाहर हो गया, ये बाहर नहीं होता अंदर ही होता है। तो A12 का मतलब पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ, इसका नाम हो गया। अब उसी तरह से इसका नाम देंगे ए, यहाँ पे है देखिए ये किस पंक्ति में है, दूसरे में। तो दूसरे पंक्ति में है, पहले स्तंभ में है, तो इसका मतलब कि दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ A21, और इसको क्या नाम देंगे, A22। क्लियर हो गया, मतलब कि दूसरे पंक्ति के दूसरे स्तंभ में है। तो इस तरह से इसका पोजीशन हम लोग दिखाते हैं, A11 A12 A21 A22 इस तरह से दिखा लेंगे। अब मान लीजिए एक और आपको यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे ए का व्यू है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि दो पंक्ति और तीन स्तंभ लिखते हैं। दो पंक्ति और तीन स्तंभों को मिला के हम लोग एक व्यू बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, दो पंक्ति तीन स्तंभ का मतलब कि इसमें तीन ठो, देखिए इसमें तीन ठो अवयव होना चाहिए और इसमें कितना, दो ठो, यही होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अब देखिए तो इसका अवयव कैसे लिखेंगे, पहले ये लिख लीजिए ए, इसमें कितना होगा, तीन ठो होगा, दिख रहा है लाइन, और इसमें दो ठो होगा सीधा हॉरिजॉन्टल, ए और ए हो गया। दो पंक्ति तीन स्तंभ हो गया ना। तो दो पंक्ति तीन स्तंभ कैसे हम लोग लिखेंगे, फिर इसमें इसका पोजीशन कैसे देंगे, तो बोले ये पहले पंक्ति का, ये पहले पंक्ति का पहले स्तंभ पे आ रहा है। देखिए पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, तो ये पहले पंक्ति के पहले स्तंभ पे आ गया। इसीलिए हम लोग इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम देंगे पहले पंक्ति का पहला स्तंभ A11।
अब देखिए पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तो इसका मतलब कि इसका क्या नाम होगा A12, इसका क्या नाम होगा A13। अब उसी तरह से यहाँ बढ़ेंगे तो ए है। अब देखिए दूसरी पंक्ति स्टार्ट हुई, दूसरी पंक्ति का मतलब कि दूसरी पंक्ति का मतलब कि यहाँ पे 2, दूसरी पंक्ति का कौन सा स्तंभ है पहला, तो A21, यहाँ पे A22, यहाँ पे A23, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो जो पंक्ति होगा उसको पहले नाम देंगे और स्तंभ वाले को बाद में। अब इसको लिखने आ गया आपको, तो इस तरह से हम लोग इसको जो है डिनोट करते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ए बराबर, आपको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे पहले आपको लिख देते हैं ताकि क्लियर रहेगा, बड़ा बड़ा दिखेगा कम से कम। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए ये ए हो गया, ए का व्यू हो गया जिसका अवयव देखिए ये हो गया 3 4 5, और यहाँ पे दिया है 3 4 7 हो गया। अब इसमें क्वेश्चंस कह रहा है कि यदि ए बराबर 3 4 5 3 4 7 हो तो A11 A23 A13 A21 का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे सबका मान बारी बारी से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है A11। अब आपको मालूम होना चाहिए A11 का मतलब कि पहला पंक्ति का पहला स्तंभ, आपको पहला निकालना है A11, इसका मतलब पहले पंक्ति का पहला स्तंभ ढूंढेंगे। A23 का मतलब A23 का मतलब क्या, दूसरे पंक्ति का तीसरा स्तंभ, दूसरे पंक्ति का तीसरा स्तंभ। तो इस तरह से हम लोग ढूंढते चलेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं A11। देखिए A11 कैसे निकलेगा, तो A11 क्या होगा, A11 का मतलब पहले पंक्ति का पहला स्तंभ कौन पड़ा, पहले पंक्ति का पहला स्तंभ में कौन आया 3, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो गया। उसके बाद दूसरा वाला आएगा A23 का मतलब कि दूसरे पंक्ति का तीसरा स्तंभ। तो दूसरे पंक्ति का तीसरा स्तंभ का मतलब कि दूसरा पंक्ति कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से दूसरा पंक्ति खींच दिए, तीसरा स्तंभ कौन होगा ये वाला, तो तीसरा स्तंभ तो कौन यहाँ पे कट गया 7, तो इसका मतलब कि A23 का मान कितना होगा 7 हो गया। A23 कितना हो जाएगा 7। अब इसके बाद हम लोग को अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि A13 का मतलब ऐसे निकलेगा A13। अब देखिए A13 का मतलब पहले पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तो पहले पंक्ति का तीसरा स्तंभ कौन होगा, पहला पंक्ति का तीसरा स्तंभ कौन कटा 5, यानी पहले पंक्ति का, देखिए पहले पंक्ति का तीसरा स्तंभ 5 आया, इसका मतलब इसका आंसर होगा 5, ठीक है। वैसे ही A21 बताइए कौन होगा, A21 का मतलब क्या कि दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ, तो कौन आया इसमें A21 भी आएगा आपका 3। तो इस तरह से हम लोग कोई भी अगर अवयव आपको दिया हुआ है और उसमें अवयव का पोजीशन पूछा कि अवयव किस स्थान पे है, वो अवयव कहाँ मिलेगा, तो आप इस तरह से देख देख के बता सकते हैं कि किस पंक्ति और किस स्तंभ में अवयव स्थित है। अब देखिए उसी तरह से आपको अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे ये देखिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा, लेकिन हम आपको एक नया क्वेश्चन देते हैं। ए बराबर जैसे मान लीजिए कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और आपको इस पे पहला क्वेश्चन दिया है कि आप निकालिए A11 A22, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे देते हैं A21, ये निकालिए, यहाँ तक 3 क्वेश्चन हो गया। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जैसे ही आपको अवयव मिले तो आप देखिए कि ए अवयव में अवयव कौन कौन है। तो ए एक अवयव है जिसका अवयव है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। जिसमें 2 और 3 देखिए इसमें सबसे पहले पंक्ति स्तंभ ढूंढिए है, तो पहला पंक्ति हो गया, दूसरा पंक्ति, ये पहला स्तंभ, और ये हो गया दूसरा स्तंभ। तो ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, इसका मतलब कि इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ अगर है तब इसका हम लोग को मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहला है A11 का मतलब होता है कि पहले पंक्ति के पहले स्तंभ में। तो पहला पंक्ति यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में कौन आ रहा है 2, तो इसका मतलब कि A11 का मान कितना होगा 2, ठीक है। अब A22 का मतलब कि दूसरे पंक्ति का दूसरा स्तंभ कौन मिला 5,
तो इसका मतलब कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। उसके बाद आएगा A21। A21 का मतलब कि यहाँ पे दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ। तो दूसरा पंक्ति कौन होगा? दूसरा पंक्ति आपको दिखा दें यहाँ पे कि दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ कौन आएगा? 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इसका आंसर। तो इस तरह से आपको कोई भी अवयव दिया रहे और उसमें अवयव का पोजीशन पूछे, स्थिति पूछे, तो आप इस तरह से देख के पंक्ति स्तंभ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी चीज़ पढ़े हैं उसको रिकॉल कर लेते हैं। अगले वाले क्लास में हम लोग कोटि वगैरह देखेंगे, कैसे कोटि आप जितना आज समझाएं उस सबसे कोटि ही निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो भी स्टार्टिंग से पढ़े उसको समझ लेते हैं एक बार और। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट किए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो प्लुरल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं मैट्रिसेस। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़े पंक्ति। पंक्ति जितनी भी इस तरह की क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इस तरह की जितनी भी क्षैतिज रेखाएं होती हैं उन्हीं को पंक्ति बोलते हैं। और पंक्ति को हम लोग जनरली आर से सूचित करते हैं। क्योंकि ये पहली वाली पंक्ति है इसीलिए इसको R1 से, इसको R2 से, इसको R3 से इस तरह सूचित करते चलते हैं। उसके बाद आगे हम लोग को मिला स्तंभ। स्तंभ को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते थे? कॉलम। अब देखिए, स्तंभ जो है जितने भी उदग्र रेखाएं होती हैं उनको स्तंभ बोलते हैं। तो उदग्र रेखा का मतलब आपको बताए थे कि इस तरह से रेखाएं होंगी। ठीक है, और इसको स्तंभ को हम लोग C1 C2 C3 से, ये जो भी C1 C2 R1 R2 R3 आपको बता रहे हैं, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे। इसीलिए ये पॉइंट ये सब याद रखेंगे कि C1 C2 C3 R1 R2 R3 किसको कहेंगे। अब देखिए, इसके बाद ये तो हो गया पंक्ति, यानी जितनी क्षैतिज रेखा है उसको पंक्ति और जितने भी उदग्र रेखा उसको स्तंभ बोलेंगे। उसके बाद आपको बताया आव्यूह। आव्यूह क्या होता है? ये संख्याओं का एक सजावट है, संख्याओं का एक व्यवस्था है, सजावट है, जो पंक्ति या स्तंभ में व्यवस्थित रहती है। तो संख्याओं को यदि हम लोग एक आयताकार क्रम विन्यास में पंक्ति और स्तंभ के रूप में सजा दें, व्यवस्थित कर दें, तो उसी को हम लोग आव्यूह बोलेंगे। आव्यूह को हम लोग जनरली छोटा ब्रैकेट या तो बड़े ब्रैकेट से लिखते हैं और इसको हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़े इसके बाद कि इसके अवयव क्या होते हैं। तो आपको बताया कि कोई भी आव्यूह में, कोई भी अगर आव्यूह है तो उसके अंदर जो भी ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं वही उसका क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। अवयव को हम लोग जनरली, अवयव को हम लोग AIJ से लिखते हैं, जिसमें ए जो है क्या है? अवयव है। वो अवयव किस स्थान पे है उसको दिखाता है आई और जे। आई जे का मतलब होता है, AIJ का मतलब कि जो अवयव ए है वो आयवी पंक्ति और जेवी स्तंभ में स्थित है। इसका मतलब कि आई जो है पंक्ति को सूचित करता है और जे जो है किसको? स्तंभ को सूचित करता है। आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी इस पे किए हम लोग। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। आगे की क्लास के लिए हम लोग कल फिर इसमें जस्ट आगे इसके पढ़ेंगे कि आव्यूह की कोटि क्या होती है और आव्यूह की कोटि के बाद इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।